दीपक अपने कमरे में बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जून की झुलसा देने वाली गर्मी में पसीने से भीगी उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके मन में आशंका की सुनामी चल रही थी। वह मन ही मन में सोच रहा था कि क्या पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी अगर वह असफलता ही उसके हाथ लगेगी, अगर इस बार भी मैं सफल नहीं हुआ, तो बाबा भी बहुत निराश हो जाएंगे। क्या मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनने का उनका सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा? आज अंतिम परिणाम आने वाला था, लेकिन दीपक की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी साइबर कैफ़े पर जाकर अपना रिजल्ट देख ले। अपने फ़ोन में तो वह देख ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका फ़ोन नोकिया का साधारण फ़ोन था। अर्पिता ने मुझे कल ही कहा था कि जैसे ही उसके पिताजी के पास अखबार आएगा, वैसे ही वह दीपक को उसका परिणाम दिखाने के लिए ले आएगी। अब तो दिन के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उस लड़की का कहीं भी अता पता नहीं था। दीपक इलाहाबाद में जिनके मकान में किराए पर रहता था, उनकी बेटी थी अर्पिता। दीपक अर्पिता के पिता को बाबूजी कहकर बुलाता था। पिछले 2 सालों से दीपक और अर्पिता एक दूसरे को पसंद करते थे। अर्पिता दीपक को उसके लक्ष्य को पाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। लगातार 2 साल असफलता झेलने के बाद एक बार तो दीपक का खुद पर से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन अर्पिता उसमें नया उत्साह भरने की कोशिश करती रहती थी। चाहे बाबूजी से छुपाकर दीपक को पढ़ने के लिए केरोसिन का तेल देना हो, या खाना ना होने पर दीपक को खाना खिलाना, या फिर जिन किताबों को दीपक पैसों की कमी के कारण नहीं खरीद पाता था, उनको खरीदने के लिए अपनी सोने की बालियों को बेच देना। अर्पिता से जो भी बन पड़ता था, वो दीपक के लिए करती थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी अर्पिता पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छे से जानती थी। अर्पिता के इसी व्यवहार की वजह से दीपक के दिल में अर्पिता के लिए जगह बन चुकी थी। लेकिन इन 3 सालों में दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार किए बिना ही एक दूसरे को चाहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक ने दौड़कर हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला, तो उसने देखा सामने अर्पिता खड़ी थी। बाहर की धूप के कारण उसका दूध जैसा गोरा चेहरा लाल हो चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। अर्पिता दौड़कर अंदर आई और पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। दीपक ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस गर्मी में भागकर आने की? चेहरा देखो अपना लाल पड़ गया है, आराम से भी तो आ सकती थी ना। अपनी लाल चुनरी से पसीना पोंछते हुए अर्पिता बोली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई दीपक। तुमने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए तुमने अपनी आंखों को रात भर दिए की तरह जलाया है। अर्पिता ने दीपक की तरफ अखबार का एक टुकड़ा बढ़ा दिया। दीपक ने देखा तो पीले मार्कर से उसका रोल नंबर सफल अभ्यर्थियों में दर्ज था। दीपक ने उस अखबार के टुकड़े को कई बार देखा, मानो उसे अभी भी अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्पिता कुर्सी से उठकर आई और दीपक के हाथ से वो अखबार का टुकड़ा छीन कर बोली, अब तो रामू काका की दुकान के 2-3 किलो रसगुल्ले तो मेरे लिए बनते ही हैं। दीपक जी। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब दे। उसने अर्पिता का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और कहा, देखो ना अर्पिता, आज मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। हट, कहती हुई अर्पिता अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। पूरी पागल है ये लड़की, ये सोचकर दीपक मुस्कुरा दिया। तभी दीपक को अपना सर थोड़ा घूमता हुआ महसूस हुआ, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सुबह से परिणाम की चिंता में उसने कुछ खाया भी नहीं था। महीने के अंतिम दिनों में दीपक की जेब वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ही तंग हो जाती थी। बाबा के भेजे हुए पैसों से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता था। दीपक ने पर्स खोलकर देखा तो उसकी पर्स में बस कुछ सिक्के ही थे। अब दीपक ने पूरे कमरे में पैसे खोजना शुरू किया।
अपनी माँ की तरह कुछ पैसे इधर उधर रख देने की आदत थी। दीपक की चादर के नीचे, पूजा घर के बिछे हुए कपड़ों के नीचे, पैंट की जेब में, हर संभव जगह पर दीपक को तलाश करने पर कुल 120 रुपये मिले। अपनी सफलता के बारे में बाबा को फोन करके बताने को दीपक का मन हुआ, लेकिन चाचा जी के व्यवहार के बारे में सोचकर दीपक का दिल बैठ गया। बाबा के पास फोन ना होने के कारण वह बगल वाले चाचा के पास दीपक से बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि चाचा के पास टेलीफोन था। चाचा कभी कभी टेलीफोन का तार निकालकर बाबा को बोल देते कि फोन में समस्या है। बाबा चाचा के हाथ में टेलीफोन का तार देखते हुए भी आंसू पोंछते हुए घर आ जाते थे। दीपक ने तेजी से सारा सामान पैक कर लिया घर जाने के लिए। तभी उसे ख्याल आया कि इतने पैसों में या तो वो घर जा सकता है या तो वह खाना खा सकता है। अब दीपक का दिमाग असमंजस की अवस्था में आ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक समझ गया था कि पक्का अर्पिता ही होगी। आगे बढ़कर दीपक ने दरवाजा खोला तो अर्पिता सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक थाली थी जो एक साफ कपड़े से ढकी हुई थी। अंदर जाकर अर्पिता ने थाली को मेज पर रखा और पलटकर दीपक से बोली, आपकी शक्ल देखकर ही लग रहा था महोदय जी कि आपने खाना नहीं खाया है। जल्दी से खाना खा लीजिए। दीपक ने मेज के पास आकर थाली में देखा तो पूरी थाली खाने के अलग अलग व्यंजनों से भरी पड़ी थी। बैंगन का भरता, गोभी की सब्जी, पुलाव, अचार इत्यादि। यह दृश्य देखकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। दीपक मन ही मन में सोच रहा था कि अर्पिता उसके मन की बात बिना कहे ही कैसे समझ जाती है। उसने भर्राए गले से कहा, थैंक यू अर्पिता। पता नहीं तुम्हारा एहसान का कर्ज जीवन भर उतार पाऊंगा या नहीं। अर्पिता ने अपनी लाल चुनरी से दीपक के गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आज तो कह दिया, आज के बाद मेरे प्यार को एहसान मत कहना। पहले खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। दीपक ने खाना खाया। खाने के बाद दीपक ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। तभी अर्पिता उससे लिपट गई। हाथ में लिए बैग को छोड़ते हुए दीपक ने अर्पिता के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ अर्पिता, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊँगा, अपने बाबा की बहू बनाकर। अर्पिता दीपक से अलग हुई और सुबकते हुए बोली, बाबूजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़का सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। अगर तुम नहीं आए तो कुछ कर लूँगी। मैं और दीपक थोड़ा गंभीर हो गए। अर्पिता के कंधे को पकड़ता हुआ दीपक बोला, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबूजी अगर शादी के लिए ज़्यादा जोर दें तो उन्हें अखबार वाला कागज़ दिखाते हुए हमारे बारे में बता देना। दीपक ने अर्पिता के चेहरे से आंसुओं को पोंछता हुआ उसने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और कमरे से बाहर निकल गया। गांव में जैसे ही दीपक बस से उतरा, सभी गांववासी दीपक का स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़ा और फूल मालाओं के साथ खड़े थे। उनको भी दीपक के प्रशासनिक अधिकारी बनने की खबर मिल चुकी थी। दीपक के उतरते ही सभी गांववासियों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए कंधों पर उठा लिया। कंधे पर उठाकर ही गांव वाले दीपक को उसके घर ले आए। घर के दरवाजे पर बाबा और माँ को देखते ही दीपक नीचे उतरा और दौड़कर माँ और बाबा के पैर छू लिए। बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, शाबाश बेटा, आज तूने अपने बाबा का नाम रोशन कर दिया। दीपक ने भाव विभोर होकर बाबा को गले से लगा लिया। ट्रेनिंग में कुछ दिन शेष बचे थे, तब तक दीपक गांव में ही रहा। बाबा आज पूरे गांव में छाती फुलाकर घूमते और सबसे कहते, अरे मेरा बेटा तो कलेक्टर है, कलेक्टर दीपक। उनको देख देख कर मुस्कुराता रहता। गांव वाले भी बाबा का काफ़ी सम्मान करने लगे थे। दीपक को यह सोचकर संतोष होता कि जिस विश्वास पर बाबा ने उसे इलाहाबाद भेजा था, उसी विश्वास पर वह खरा उतरा। कुछ दिनों के बाद दीपक की ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ गया और दीपक ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दीपक की पोस्टिंग भी हो गई।
जैसे ही दीपक को फुर्सत मिली उसने तुरंत इलाहाबाद का रुख किया। बाबूजी के घर के कुछ दूरी पर रामू हलवाई की दुकान देखते ही उसे अर्पिता की बात याद आ गई। वहां से उसने हर मिठाइयों में से टोकरी भर भर कर पैक करवा लिया और ड्राइवर से गाड़ी में रखवा लिया। बाबूजी के घर पहुंचते ही दीपक का दिल जोरों से धड़कने लगा। अर्पिता उसे देखेगी तो पता नहीं क्या होगा। उससे मिलने के बाद आने वाले आंसुओं को छुपाने के लिए दीपक ने काला चश्मा लगा लिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही दीपक ने देखा कि बाबूजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे हैं। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर से लग रहे थे। बाबूजी कहकर दीपक ने बाबूजी के पैर छुए। नज़र कमजोर होने के बाद भी बाबूजी ने दीपक को पहचान लिया। बाबूजी का हाल और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बाद दीपक ने उनसे पूछा, बाबूजी, अर्पिता कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? अर्पिता का नाम सुनते ही बाबूजी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने कहा, बेटा, उसका मेरे सामने नाम भी मत लो। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, बताइए ना अर्पिता कहाँ है? अर्पिता भाग गई बेटा। बाबूजी की यह बात सुनकर मानो किसी ने मुझे कुएं में फेंक दिया हो। मैं बाबूजी की कुर्सी के पास ही धम से बैठ गया। तभी मेरे मुंह से निकला, किसके साथ? बाबूजी का चेहरा बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया। उन्होंने सख्त होते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, अकेले भाग कर गई है। जब से उसकी शादी का दिन तय हुआ था तब से ही वो बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी। एक अखबार के टुकड़े को अपने सीने से चिपकाए बैठी रहती थी। कुछ पूछो तो बस यही कहती कि वह आएगा और मुझे ले जाएगा। शादी के एक दिन पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने सोचा कि कलेक्टर बनने के बाद तुम कौन सा अर्पिता से शादी करने आओगे। उसकी बातों को नादानी समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शादी से एक रात पहले ही वह पता नहीं कहाँ भाग गई। दीपक का मस्तिष्क बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबूजी, आपने उसे खोजने की कोशिश नहीं की? बाबूजी दीपक की आवाज़ सुनकर बेबसी से उसकी तरफ देखने लगे। बाबूजी के इस तरह देखने पर दीपक अपने आप को रोक नहीं सका और घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में पड़ी मिठाइयों को बाबूजी को देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ड्राइवर से बोला, गाड़ी ले चलो। दीपक अर्पिता को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। दीपक ने पूरे इलाहाबाद को छान मारा, लेकिन अर्पिता का कहीं कोई पता नहीं चला। ना जाने क्या क्या सपने देखे थे दीपक ने। अर्पिता के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था वह। ऐसा कुछ हो जाएगा दीपक ने सपने में भी नहीं सोचा था। अर्पिता के साथ के बिना उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मुरझा गया था। समय बीतने के साथ दीपक की अर्पिता को ढूंढने की कोशिश बढ़ती गई। वह इस बार भी हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन लगातार मिलती असफलता ने दीपक की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। अपने काम से जब भी फुर्सत मिलती दीपक अर्पिता की तलाश में निकल जाता, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। जिस तरह से धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे उसी तरह से अर्पिता को ढूंढने की कोशिश धीरे धीरे करके नाकाम हो रही थी। अब दीपक के घरवाले उसकी शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगे थे। अलग अलग लड़कियों की फोटो दिखाना, उनसे मिलवाने ले जाना, घर वालों से जो बन पड़ता वह करते, लेकिन दीपक मौके पर शादी के लिए मना कर देता। अर्पिता के गम ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। वह पूरी जिंदगी अर्पिता के बिना कैसे जिएगा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। अर्पिता का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। इसी गम को भुलाने के लिए अब दीपक कभी कभी शराब भी पीने लगा था। अब दीपक ने अर्पिता की तलाश करना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, दीपक के बचपन के मित्र कुणाल ने दीपक को अपने घर डिनर पर बुलाया था। आखिरकार दीपक प्रशासनिक अधिकारी जो था। दीपक अपने दोस्त के यहाँ भी जाना नहीं चाहता था।
पर उसके घर वालों ने इस उम्मीद से उसे कुणाल के पास भेज दिया कि शायद अपने दोस्त से मिलकर उसका मन कुछ हल्का हो जाए। कुणाल का घर समस्तीपुर में था। दीपक अपनी कार से समस्तीपुर के लिए निकल पड़ा। दीपक ने कार का रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे। रेडियो पर गाना लगा हुआ था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। दीपक को ऐसा महसूस हुआ मानो यह गाना उसके दिल पर लगे घाव को कुरेद रहा है। उसे वह दिन याद आने लगा जब इलाहाबाद में अर्पिता के घर में रहते हुए जब मौसम का मिजाज ऐसा हो जाता तब बिजली भी गुल हो जाती थी। अर्पिता मिट्टी का तेल लेकर बारिश में भीगते हुए दीपक के कमरे में आती ताकि दीपक की पढ़ाई में बाधा ना पड़े। दीपक जब उस तेल से दिया जलाकर पढ़ने बैठता तो अर्पिता अपनी लाल चुनरी से लगी गांठ खोलती और उसमें बंद कुछ बादाम दीपक को देते हुए कहती, ये लो दीपक, इनको सुबह उठकर खा लेना, दिमाग तेज होगा। दीपक अर्पिता को संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए पूछता, बाबूजी को पता है कि तुम मेरे लिए उनसे चुरा कर बादाम लाती हो? इस पर अर्पिता बच्चों की तरह से जोर जोर से हंसने लगती और फिर वह मन ही मन में सोचती, बाबूजी को क्या पता चलेगा? वह बादाम तो उसके हिस्से के होते थे जो वह दीपक के लिए लेकर आती थी। दीपक अर्पिता के मासूम से चेहरे को देखते हुए उसमें खो जाता। खुले और भीगे बालों से गिरती हुई बारिश की बूंदें अर्पिता की हंसी को और भी मासूम बना रही थीं। दीपक की बात सुनकर हंसते हुए अर्पिता कहती, वो क्या है ना दीपक जी, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। बाबूजी से छुपा कर लाए हैं, उन्हें थोड़े ही ना पता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज बादाम लेकर आती हूँ। कितना पवित्र, कितना निश्चल, कितना स्वार्थहीन था अर्पिता का प्रेम। कार ड्राइव कर रहे दीपक की आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। जब दीपक पढ़ता तो अर्पिता उसके सामने बैठकर उसे देखती रहती। दीपक बड़ी मुश्किल से अर्पिता को अपने कमरे से बाहर निकाल पाता, कभी धकेलकर तो कभी उसे उठाकर तो कभी कभी बाबूजी का डर दिखाकर। दरअसल जब अर्पिता उसके सामने रहती तो दीपक का पढ़ने के बजाय उसके रूप दर्शन में मन लगता था। इस पर अर्पिता खूब हंसती और उससे कहती, हमारे मुंह पर कुछ नहीं लिखा है कलेक्टर साहब। दीपक ने कार का रेडियो ऑफ किया और सीट के नीचे पड़ी बियर की बोतल निकालकर पीने लगा। उसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आ रहा था, जिसे वह बोतल पकड़े हाथ से ही पूछ भी रहा था। कुछ घंटे के बाद उसकी कार कुणाल के घर के सामने थी। कुणाल ने दीपक का दिल से स्वागत किया। दोनों दोस्त बचपन की बातें करने लगे। बाहर बादलों ने अपनी गर्जना शुरू कर दी थी। तभी कुणाल की पत्नी बैठक वाले रूम में आई और दीपक को नमस्ते बोलने के बाद कुणाल को याद दिलाया कि उसे कुछ सामान लाने बाजार जाना है। अगर बारिश शुरू हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। कुणाल ने उठते हुए दीपक से कहा कि वह कुछ देर में आता है। अपनी पत्नी को दीपक के लिए चाय बनाने को बोलकर कुणाल बाहर चला गया। दीपक कमरे की खिड़की के पास आ गया। ठंडी ठंडी हवा दीपक के दिल को मानो सहलाने लगी। अपने आंसुओं से भरी आंखें बंद करते हुए दीपक अर्पिता के बारे में सोचने लगा। अर्पिता दीपक के दिमाग में कब अभी भी बैठी हुई थी। तभी कुणाल की पत्नी दीपक के लिए चाय लेकर आ गई। दीपक ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए कुणाल की पत्नी से बात करने लगा कि तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। कुणाल की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, अर्पिता संभल कर बर्तन मांज, जब काम नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तू इस तरह से काम करती रही तो एक दिन मेरे घर से सारे बर्तन गायब हो जाएंगे। अर्पिता का नाम सुनते ही दीपक चौंक गया और थोड़ी चाय उसके कप से नीचे गिर गई। कुणाल की पत्नी को लगा कि शायद दीपक को उसका आचरण बुरा लगा। उसने अर्पिता से इस तरह चिल्लाकर बात की। तभी वो सफाई सी देते हुए बोली, अब देखिए ना भाई साहब, यह लड़की एकदम पागल है, कोई काम ठीक से नहीं करती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। आपको पता है ये लड़की कहती है कि किसी कलेक्टर की तलाश में घर से भागी है, वो उसका प्रेमी है।
ये कहकर कुणाल की पत्नी जोर से हंस पड़ी। दीपक को मानो 11,000 वोल्ट का झटका लग गया हो। कप को फेंक कर दीपक बिजली की गति से दौड़ता हुआ किचन की ओर भागा। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि अर्पिता अपनी उसी लाल चुनरी से भीगी आंखों को पोंछते हुए बर्तन मांज रही थी। दीपक ने चिल्लाते हुए पुकारा, अर्पिता। अर्पिता ने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो उसे नया दीपक दिखाई दिया। महंगी वाइट कलर की शर्ट, महंगी जीन्स, चमकते जूते, महंगी घड़ी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही दीपक है जो एक दिन उसके घर में निक्कर और बनियान में रहने वाले दीपक से बहुत अलग था। लेकिन जिस प्यार भरी आंखों से वो देख रहा था, वह बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे उससे पहले देखा था। आज भी उसकी आंखों में अर्पिता के लिए वही प्यार दिखाई दे रहा था जो पहले था। अर्पिता दीपक को देखते ही रोने लगी। दौड़कर उसने दीपक को जोर से गले लगाना चाहा, लेकिन बर्तन के कालिख से सने हुए अपने हाथ और दीपक की सफ़ेद शर्ट को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। दीपक उसकी मनोस्थिति को समझ गया और उसे अपनी बाहों में भरकर जोर से गले लगा लिया। अर्पिता दीपक का नाम लेकर जोर जोर से रोए जा रही थी और दीपक उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता जाता, कुछ नहीं हुआ अर्पिता, सब ठीक है। अब रो मत पगली, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाजार से आ चुके कुणाल और उसकी पत्नी दोनों को इस तरह देखकर आश्चर्य से भर गए। दीपक ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और कुणाल से तुरंत जाने की बात कही। कुणाल अपने और अपनी पत्नी के अर्पिता के प्रति किए बर्ताव के लिए बार बार माफ़ी मांग रहा था। दीपक ने उसे कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और वो अर्पिता को लेकर घर चल पड़ा। अर्पिता ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर दीपक के कंधे पर सर रखकर बैठी थी और दीपक खुशियों से भरा ड्राइव कर रहा था। अर्पिता ने दीपक से धीमी आवाज़ में कहा, आपकी कमीज खराब हो गई। दीपक हंस दिया अर्पिता की मासूमियत पर। उसने कहा, तो धुल दीजिएगा मिसेस दीपक। अर्पिता ने कहा, मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे मुझे। दीपक फिर हंस पड़ा। तभी अर्पिता की नज़र कार में पड़ी बियर की बोतल पर पड़ी। उसने पूछा, ये क्या है? कहीं आप तो? अरे नहीं पगली, यह जरूर उस ड्राइवर की करामात है, दीपक ने कहा और रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। रेडियो पर गाना बज रहा था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दीपक एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से अपने कंधे पर रखे अर्पिता के सर को सहला रहा था। दीपक ने अर्पिता के चेहरे को देखा। चेहरे पर कुछ कालिख लगी हुई थी। अर्पिता सो गई थी। सोते हुए अर्पिता और भी मासूम लग रही थी। दीपक ने बियर की बोतल उठाई और कार के बाहर फेंक दिया। बोतल सड़क पर टूट गई और दीपक की जिंदगी का वो खालीपन भी। अपने और अर्पिता के साथ के भविष्य की कल्पना करते हुए दीपक की कार अपनी मंजिल की ओर निकल गई। जिस तरह से दीपक मेहनत करके प्रशासनिक अधिकारी बन गया था, उसी तरह से बहुत लंबे इंतजार के बाद उसको उसका प्यार भी मिल गया था।